हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, जेएच एग्जाम प्लेक्स आपके वीवीयू हजारीबाग जितने कोर्सेस हैं उसको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रहा हो, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, एमडीसी हो, जो कॉमन पेपर होता है आपका, वो सब चीज़ की तैयारी आपको बिल्कुल मुफ्त करा रहा है। साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपको अगर नोट्स डाउनलोड करना है या नोट्स का प्रिंट आउट निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिल सके। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग एमडीसी हिस्ट्री में सेमेस्टर 1, 2, 3 जो कॉमन पेपर होता है उसके लिए हम लोग हिस्ट्री में रेवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आज हम लोग देखेंगे कि क्रांतिकारी जो वर्ग थे वो क्रांतिकारी कौन थे। ठीक है, तो ये जो क्रांतिकारी होते हैं ये आप देखेंगे जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो उदारवाद थे, उन्हीं से ये अलग होके एक अपना संगठन बना लिए हैं। आप इनको आतंकवाद भी हिंदी में बोला जाता है और रेवोल्यूशनरी इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशनरी थे कौन, इनका मकसद क्या था। तो रेवोल्यूशनरी वो थे जो अंग्रेज को चाहे तो हिंसक तरीके से, मेनली ये हिंसा ही करते थे, हिंसक तरीके से अंग्रेजों को झुकाकर उनसे छीन के उनके शस्त्रागार या उनके और भी कोई आर्मरी में हमला करके या उनकी हत्या करके, उनके जितने भी ऑफिसेस हैं वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करके, उनको लूट के वहां से जितना भी शस्त्र अस्त्र है उनको चोरी करके सब कुछ अपने अंडर कर लेना, ये उनका काम था। तो ये जो फेज रहा है आपका, आपको पढ़ना है 1905 से लेके 1942 तक का फेज। लेकिन आपका ये जो तैयार हुआ है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, वो स्टार्ट कहां से हुआ है इसका जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्टार्ट कैसे हुआ ये इसका जानकारी आपको नहीं रहेगा तो 1905 तक का कहानी तक पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, फिर 1905 से 1942 तक का कहानी हम लोग देखेंगे। तो आप देखेंगे ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था वो मेनली दो पार्ट में, विश्व युद्ध से पहले का जो कि ये दिया हुआ है आपका 1896 से लेके 1910, 12 या 13 तक। ठीक है, वो एक हो गया पहला पार्ट, पहला फेज हो गया। और एक विश्व युद्ध के बाद का, ठीक है, जब भगत सिंह रोल में आए, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग जब रोल में आए तो उस समय का अलग है। तो आज हम पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का। ऐसे आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब अलग से है, भगत सिंह को अलग से पढ़ना है, वीडी दामोदर को अलग से पढ़ना है, सावरकर को अलग से पढ़ना है। ठीक है, तो ये सबको आपको अलग से पढ़ना है। आज हम लोग जो लेके आए हैं, पहला पार्ट लेके आए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का, जो क्रांतिकारी दल थे वो कैसे क्रांतिकारी अपना फैला रहे थे लोगों के बीच और उनको जगा रहे थे कि अंग्रेज ऐसे नहीं जाएंगे, इनके साथ हिंसा करना पड़ेगा, तभी यहाँ से क्या होंगे, दूर जा सकते हैं। तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू या रिकैप आपको दे दूं कि जो ये रेवोल्यूशनरी थे, जो विरोध कर रहे थे, हिंसात्मक विरोध कर रहे थे अंग्रेज का, ये जो क्रांतिकारी थे वो स्टार्ट कैसे होता है। तो 1896 से जो चापेकर बंधु थे वहां से ये कहानी स्टार्ट होता है। तो वो एक दल का स्थापना करते हैं 1896 में, और वो दल वाले क्या करते हैं, वो दल वाले जो क्वीन विक्टोरिया थी, बंबई में उनका लगा हुआ था पुतला, उनके मुंह पर अलकतरा पोत देते हैं ये लोग। कौन, चापेकर बंधु के गुट वाले लोग उनके मुंह पर अलकतरा पोत देते हैं। फिर आप देखेंगे जो एक कमिश्नर थे, प्लेग कमिश्नर थे, रैंड और एमहर्स्ट, उनका हत्या कर देते हैं। ठीक, इसी तरह का और बहुत सारा ये लोग समिति बनाते हैं। आप देखेंगे आगे जाके 1903 में अनुशीलन समिति, 1904 में मित्र मेला, ठीक है, अभिनव भारत, ये सब समितियां बनती हैं और ये हिंसात्मक समिति होती हैं सब, और ये हिंसा करके अंग्रेजों से अपना जो हिस्सा है वो छीनना चाहती हैं, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहती हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके पूरे डिटेल में देखते हैं। मैं आपके लिए जो नोट्स लाया हूं उस नोट्स के जरिए हम लोग इस चीज को समझेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको मैं सीधे नोट्स लेके सीधे रीड करके लाइन बाय लाइन समझाने से अच्छा है
पहले आपको उस चीज का ओवरव्यू दे दूं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, जिससे कि आपके माइंड में एक चीज चले कि हाँ आज हम लोग ये यहाँ से यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं अपने नोट्स की तरफ और देखते हैं कि क्रांतिकारी जो दल थे उनमें प्रमुख था क्या। तो आपका हेडिंग है रेवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। क्रांतिकारी और क्रांतिकारी जो समितियां थी वो 1905 और 1942 भले यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा 4 साल 5 साल पीछे चलना पड़ेगा 1896 में, फिर हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मतलब 20th सेंचुरी के मिडिल में, पूर्व के आधा मतलब आगे जाके मिडिल में, भारत में उग्रवाद के साथ साथ आतंकवाद, अब यहाँ पर आतंकवाद वो वाला नहीं जो अभी वाला टेररिस्ट लोग हैं वैसे नहीं। ठीक है, आतंकवाद का मतलब है हिंसात्मक तरीके से जो अंग्रेज के विरुद्ध थे उनको यहाँ पर बोला गया आतंकवाद। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में उग्रवाद के साथ साथ आतंकवाद का भी विकास हुआ। ठीक है, तो इसको इस चीज को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उग्र राष्ट्रवादियों का ही एक दल क्रांतिकारी के रूप में उभरा। तो आप देखिए उग्र राष्ट्रवादी मतलब बताइए, आप पढ़ चुके हैं एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, उग्र राष्ट्रवादियों मतलब एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स तो एकदम शांत रहते थे, थोड़ा मोड़ा हल्ला करते थे एक्सट्रीमिस्ट लोग। तो इन्हीं में से एक दल निकला है जो क्रांतिकारी दल था, जिनको आप रेवोल्यूशनरी बोल सकते हैं। यह दल बलपूर्वक अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करना चाहता था। बलपूर्वक मतलब तोड़ देंगे फोड़ देंगे, इस टाइप से ये लोग अंग्रेजी सत्ता को यहां से हटाने का प्रयास करती थी। आगे अगर आप देखें, इसके लिए इसने षड्यंत्रों एवं सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया। तो इसके लिए इन लोगों को अगर षड्यंत्र करना पड़े, लूटना पड़े, मारना पड़े, कुछ भी करने के लिए किसी भी हद तक ये जाने के लिए तैयार थे। यह आंदोलन 2 चरणों में हुआ। तो ये जो आंदोलन था 2 चरणों में हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक विश्व युद्ध से पहले और एक विश्व युद्ध के बाद। आगे आप देखेंगे 2 चरणों में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व और उसके पश्चात क्रांतिकारियों ने अपने गुप्त संगठन बनाए। तो इन लोग का अपना गुप्त संगठन बनता था, जिसको कि अंग्रेजों को बाद में पता चलता था, फिर वहां पर छापामारी किया जाता था, उन लोग को पकड़ा जाता था, उन लोग को फांसी या आजीवन कारावास या काला पानी दिया जाता था। अभी हम लोग आगे देखेंगे किनको किनको फांसी हुआ, किनको किनको काला पानी का सजा हुआ, अभी हम लोग सब आगे चर्चा इस पर करेंगे। ठीक है, तो क्रांतिकारियों ने अपने गुप्त संगठन बनाए, हथियार एकत्र किए मतलब जमा किए, सरकारी खजानों को लूटा। ये सब कुछ मैंने अभी 5 मिनट आपसे पहले आप बताया कि क्रांतिकारियों का काम ही यही है। तो करते क्या थे, अपना संगठन बनाते थे, हथियार जमा करते थे, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है उसको लूटते थे, वहां से खजाना मतलब पैसा जो भी था उसको लूटते थे, रुपया लूटते थे, और जो भी शस्त्रागार थे वहां से अस्त्र शस्त्र उठा लेते थे, वहां से निकाल लेते थे। अंग्रेजों या देशद्रोहियों की हत्याएं करना इनका ये करते थे। तो जो रेवोल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी थे, वो अंग्रेजों और या भारतीयों का भी जो देशद्रोही है उनका हत्या करने में कतराते बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें, इनके कार्यों की गतिविधियां सबसे अधिक तेज महाराष्ट्र, बंगाल, अब देखेंगे किन किन जगह में ये लोग ज्यादा सक्रिय थे। तो आप देखेंगे ये सबसे ज्यादा अधिक तेज काम करते थे महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब में। ठीक है, 3 जगह को आप अंडरलाइन करेंगे, कौन कौन सा जगह। महाराष्ट्र में ये सक्रिय थे, दूसरा ये बंगाल में सक्रिय थे, और तीसरा ये पंजाब में सक्रिय थे। ठीक, देश के अन्य भागों एवं विदेशों में भी क्रांतिकारी संगठन बनाए गए। अब विदेशों में कौन कौन से क्रांतिकारी संगठन बनाए गए इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग विदेशों के बारे में चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को हम लोग कम से कम 3 पार्ट में कवर करना होगा। एक ये हो गया युद्ध से पहले, विश्व युद्ध से पहले, एक हो गया आपका जो विशेष करके भगत सिंह का जो एरा था उसको अलग से कवर करना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे काम हुए हैं, और एक है आपका विदेश वाला कार्य भी, विदेश में जितने भी क्रांतिकारी संगठन बने थे उनके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो
तो आप घबराइएगा नहीं कि आपका इसी में आपका सब कुछ हो गया, हम बाकी सब तो हम पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि डेट आपका बहुत लंबा है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1905 से लेकर 1942 तक, इतना लंबा डेट का क्रांतिकारी संगठन के बारे में आपको, क्रांतिकारियों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग चर्चा करें, क्रांति की लहर सबसे पहले महाराष्ट्र से चली। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे कि क्रांतिकारी संगठन का जो पहला लहर था, जो पहला स्टार्टिंग फेज था, वो कहां से स्टार्ट हुआ, तो महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ। क्रांति की लहर सबसे पहले महाराष्ट्र से चली और शीघ्र ही इसने समूचे भारत, मतलब पूरे भारत को अपने गिरफ्त में ले लिया, मतलब सारे लोग इसका साथ देने लगे। प्रथम क्रांतिकारी संगठन, अब इस चीज को अंडरलाइन करिएगा, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला कि प्रथम जो संगठन था क्रांतिकारी, वो किनके द्वारा बनाया गया था, तो चापेकर बंधु। ठीक है, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, वो लोग 3 भाई थे, लेकिन 2 का इसमें मेन रोल है। ठीक है, दामोदर और बालकृष्ण, तो वो एक दल बनाए थे। अभी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। तो आगे आप देखेंगे प्रथम क्रांतिकारी संगठन 1896-97 में पूना में, कहां पर, पूना में, अंडरलाइन कीजिएगा। सबसे पहले यह प्रथम क्रांतिकारी दल अंडरलाइन करेंगे, सबसे पहले यह प्रथम क्रांतिकारी दल था। कब, 1896, कहां, पूना में, कौन, कब, कहां, कौन, ये तीनों आपका एमसीक्यूज में आने का प्रबल संभावना रहता है। ठीक है, तो प्रथम क्रांतिकारी संगठन 1896 पूना में दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर द्वारा स्थापित किया गया। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि यहां पर प्रथम जो था क्रांतिकारी जो संगठन बनाया गया, कहां, बंबई में, किसके द्वारा, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। इनको आप चापेकर बंधु भी, चापेकर बंधु के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, चापेकर बंधु, चापेकर बंधु के नाम से आप इनको जानते हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इनका जो संगठन था उनका नाम क्या था, देखिए, व्यायाम मंडल। अब नाम कितना सुंदर लगता है, योगा करने वाला मंडल है। ठीक है, तो व्यायाम मंडल में नाम इन लोग ऐसा रखते थे, व्यायाम मंडल, कि आपको पता चले ऊपर से कुछ और है लेकिन अंदर कैसी विधि चलती थी, क्रांतिकारी गतिविधियां अंदर होती थी। ठीक है, तो चापेकर बंधु के द्वारा जो समिति बनाई गई थी वो क्या थी, व्यायाम मंडल। आप इसको अंडरलाइन कर ले, व्यायाम मंडल को। इसके द्वारा वे नौजवानों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा सके। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो व्यायाम मंडल का काम क्या था, युवाओं को सशक्त बनाना, तैयार करना, देश के किसी भी कोने में है वो देश के लिए अपनी प्राण को निछावर कर सके जब उनको मौका मिले। तो आगे देखेंगे, इस गुट ने साम्राज्यवाद के प्रतीक महारानी विक्टोरिया की मूर्ति के मुंह पर बंबई में अलकतरा पोत कर अपने गुस्से को प्रदर्शित किया। तो ये आप लिख भी सकते हैं आंसर में और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन लोग किए क्या, इन लोग के गुट के कुछ लोग थे, तो महारानी विक्टोरिया का जो पुतला था बंबई में, उनके मुंह पर क्या पोत दिया, अलकतरा। ठीक है, अलकतरा पोत दिया गया उनके मुंह पर। ये क्या था, अलकतरा पोतना क्या कहलाएगा, तो अपने गुस्से को प्रदर्शित करना, एक तरीके से व्यक्त करना। ठीक है, अलकतरा और कोई तरीके से आप किसी के मुंह पर क्यों पोतते हैं, जब आप उनसे गुस्सा रहते हैं किसी से तब। ठीक है, इनका अगला कदम रैंड और एमहर्स्ट नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या थी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 2 अंग्रेज अधिकारी जो थे, रैंड और एमहर्स्ट, उनकी ये लोग हत्या करते हैं। अंडरलाइन करेंगे ये भी पॉइंट, किनकी हत्या किए हैं, कौन किए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक हो गए रैंड और एक हो गए एमहर्स्ट, 2 अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, चापेकर बंधुओं को सरकार ने फांसी की सजा दी। तो पहला आपको दिख रहा होगा कि किसको फांसी हो रहा है, यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे, वो पहले क्रांतिकारी थे ये चापेकर बंधु, जिसको यहाँ पर फांसी की सजा हुई। क्यों, क्योंकि वो रैंड और एमहर्स्ट की हत्या किए थे। आगे अगर हम लोग देखें, चापेकर बंधुओं को सरकार ने फांसी की सजा दी,
तिलक भी गिरफ्तार किए गए। अब तिलक क्यों बार बार गिरफ्तार होते पता है आपको? तो बहुत लिखते थे वो, ठीक है, वो वहां पर पत्रिका भी लिखते थे। आपको पता है तिलक के द्वारा दो चीज लिखा गया था, मराठा और केसरी, है ना, मराठा और केसरी तिलक के द्वारा लिखा गया है। मराठा किस भाषा में लिखा गया है? तो इंग्लिश में। और केसरी किस भाषा में लिखा गया है? तो मराठी में। तो तिलक जो था, ये सब जो भी गतिविधियां चलती थी उनके बारे में वो लिख देते थे, और अंग्रेजों को पता चल जाता था तो उनको जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें, 1904 ईस्वी में नासिक में मित्र मेला की स्थापना हुई। अब देखिए, चापेकर बंधु का कहानी यहां तक हम लोग देख लिए, पहला देख लिए क्रांतिकारी। अब यहाँ पर नासिक में मित्र मेला यहाँ पर आ रहा है, तो मित्र मेला जब भी आएगा तो वीडी सावरकर का नाम जरूर आएगा। ठीक है, अभी देखिएगा थोड़ी देर में आपके सामने वो नाम आ जाता है। 1904 ईस्वी में नासिक में मित्र मेला की स्थापना हुई। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे, मेन आपका डेट है। ठीक है, तो पहला डेट था आपका 1896 व्यायाम मंडल, दूसरा 1904 मित्र मेला, तो अंडरलाइन करेंगे 1904 मित्र मेला। या आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें आप लिखेंगे मित्र मेला की स्थापना हुई। इसके प्रमुख सदस्य कौन थे? गणेश एवं दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर इसके मुख्य जो सदस्य थे इस मित्र मेला के। ठीक है, आगे चलकर वीडी दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नाम की गुप्त क्रांतिकारी संस्था स्थापित की। ठीक है, तो एक हो गया ये मित्र मेला, इसमें भी वीडी सावरकर, और यहां पर आपका अभिनव भारत, ये कैसी संस्था थी? गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। इसके भी सदस्य कौन थे? वीडी सावरकर। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें इसकी शाखाएं, किसकी? अभिनव भारत की। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र के बाहर कहां कहां थी? कर्नाटक, मध्य प्रदेश में बनाई गई थी। तो इसकी अन्य जो शाखाएं थी वो कहां कहां थी? महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे अगर हम लोग चर्चा करें, इसके सदस्य महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर आसीन थे। अब देखिए, अभिनव भारत के जो सदस्य थे वो सरकारी पदों पर पदासीन थे, सब बड़े बड़े पदों पर थे, अधिकारी थे सब। बंगाल के क्रांतिकारियों से भी इस संस्था का संबंध था। तो तीन यहाँ पर स्टेट तो थे ही, तीन स्टेट तो थे ही, अब यहाँ पर बंगाल भी आ गया। किसका? अभिनव भारत का संबंध किस स्टेट से और था? बंगाल के साथ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे बंगाल को भी। तो बंगाल के क्रांतिकारियों से भी इस संस्था का संबंध था। इस संस्था ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विदेशों से अस्त्र शस्त्र मंगाया। अब देखिए, इसका जो लिंक था कहां कहां तक था? विदेशों में भी इनका लिंक था, वहां जाके भी ये लोग अस्त्र शस्त्र वहां से मंगवाते थे, और बम बनाने का काम रूसियों की सहायता से करते थे। तो अभिनव भारत के संस्था के जो लोग थे उनमें बम बनाने का काम, बम बनाने में हेल्प कौन कर रहा था इनका? तो रूस कर रहा था, रशिया कर रहा था। ठीक है, इस चीज को आप अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए, ये मेनली महाराष्ट्र में कहानी चल रहा था। तो महाराष्ट्र में इसका मेन केंद्र कौन था? तो नासिक। नासिक इनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। अनेक गुप्त संस्थाएं, अब इनके अलावा, किसके अलावा? अभिनव भारत के अलावा अनेक गुप्त संस्थाएं बंबई, पूना, नासिक, कोल्हापुर, नागपुर आदि जगहों में सक्रिय थी। तो ये सब कहां है? आपका महाराष्ट्र में ही है। तो मेन आपका क्रांतिकारी जो गतिविधियां चल रही थी वो किस जगह चल रही थी? महाराष्ट्र में ही चल रही थी। आगे जाके आकर देखेंगे आप, शीघ्र ही सरकार इसकी कार्रवाइयों से परिचित हो गई। अब धीरे धीरे, अब देखिए, कोई भी चीज आप करेंगे, कितना दिन तक आप कर पाएंगे सरकार से बच के? कभी ना कभी तो आप पकड़ाएंगे ही, क्योंकि वो सरकार है, वो पता लगाते रहती है कि कौन सा ऐसा गतिविधि हो रहा है जो सरकार को चोट पहुंचा रहा है बार बार। तो उस चीज के बारे में वो लोग जांच एजेंसियों को सौंप देती है कि आप जांच करिए कि क्या हो रहा है, कैसे ये गतिविधि बार बार हो रहा है, तो आपका पकड़ाना गौरतलब है, आप पकड़ाइएगा ही। ठीक है, तो हुआ क्या? शीघ्र ही सरकार इसकी कार्यवाहियों से परिचित हो गई।
गणेश दामोदर सावरकर को भारत से निर्वासित कर दिया गया, हटा दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के आरोप में दामोदर सावरकर सहित अनेक व्यक्तियों पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया। अंडरलाइन करने वाला बात है। किसकी हत्या? तो जिला मजिस्ट्रेट, बाप रे कितना बड़ा अधिकारी का ये लोग हत्या कर देते। देखिए जिला मजिस्ट्रेट का हत्या, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के आरोप में दामोदर सावरकर सहित अन्य व्यक्तियों पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया, ठीक है। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया। उन्हें भारत से आजीवन निर्वासित कर काला पानी की सजा दी गई। तो वीडी सावरकर को किस चीज का सजा दिया गया? काला पानी का सजा दिया गया, उनको जेल हो गया, ठीक है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें कि और कौन कौन से संगठन बनाए गए थे जो अंग्रेजों के नाक में दम कर रहे थे, तो आप देखेंगे आगे महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी क्रांति का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा था। तो महाराष्ट्र में तो आप देख लिए सब जगह, बंबई, नासिक, नागपुर, कोल्हापुर, सब जगह पर हो रहा था काम अपना अपना। जितने लोग थे सम्मिलित थे, अपना जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था, जो क्रांतिकारी संगठन थे, उसमें सभी लोग संलिप्त थे। लेकिन बंगाल भी शांत नहीं था, बंगाल में भी क्रांति की लहर बहुत तेजी से फैल चुकी थी। तो महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी क्रांति का प्रचार हुआ। बंग विभाजन मतलब जो बंगाल का विभाजन की योजना बनाई गई थी, इसके विरुद्ध जन आक्रोश की भावना एवं सरकारी दमनात्मक कार्रवाइयों ने आतंकवादी कार्रवाइयों का प्रसार किया। तो देखिए लोगों को लग गया था कि बंगाल का विभाजन होने वाला है, एकदम बिल्कुल लग गया था। आपको पता है लॉर्ड कर्जन क्या करेंगे, इसको दो भाग में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आगे देखेंगे आप, तो इसके विरुद्ध जन आक्रोश की भावना थी एवं सरकारी दमनात्मक कार्रवाइयों ने आतंकवादी कार्रवाइयों का प्रसार किया। आतंकवादी मतलब आपको मैंने पहले बताया, ये वो आतंकवादी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, रेवोल्यूशनरी। ठीक है। तो क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1903 में स्थापित अनुशीलन समिति से हुई। तो बंगाल में भी एक समिति बनी थी क्रांतिकारियों के द्वारा, और वो समिति का नाम क्या था, अनुशीलन समिति। अंडरलाइन करेंगे, कहां बनी, बंगाल। कब बनी, 1903। समिति का नाम क्या था, अनुशीलन समिति, ठीक है। इस समिति के कौन कौन सदस्य थे, तो सदस्य में सबसे इंपॉर्टेंट है चितरंजन दास, अंडरलाइन करेंगे चितरंजन दास। और भी है अरविंद घोष, चितरंजन दास, अरविंद घोष, सिस्टर निवेदिता, और आप देखेंगे प्रेमनाथ मित्र, ठीक है। ये आरंभिक सहयोगी थे किसके, अनुशीलन समिति के। अनुशीलन समिति कहां बनी थी, बंगाल में। चलिए आगे अगर हम लोग चर्चा करें नेक्स्ट स्लाइड में, यह संस्था, कौन संस्था, अनुशीलन समिति। यह संस्था प्रकट रूप से नव युवकों को व्यायाम की शिक्षा देती थी। अभी मैंने आपको बोला ये लोग नाम ऐसा रखते थे और काम भी दिखा के ऐसा करते थे कि पता ही नहीं चले अंदर अंदर क्या चल रहा है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये दिखाती क्या थी, यह संस्था क्या दिखाती थी कि प्रकट रूप से यह नव युवकों को व्यायाम की शिक्षा देती है, परंतु गुप्त रूप से ये कुछ नव युवकों को क्रांतिकारी कार्यों में भी लगाया जाता था। अंडरलाइन करेंगे इस पूरे लाइन को आप। यह संस्था नव युवकों को क्या करती थी, व्यायाम की शिक्षा देती थी, लेकिन गुप्त रूप से क्या करती थी, इन्हीं नव युवकों को क्रांतिकारी कार्यों में भी लगाया जाता था। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के चलते इसके कार्यों में तीव्र गति से विकास हुआ। तो बंगाल में और भी बहुत सारे स्वदेशी आंदोलन जो चल रहे थे, उसके कारण लोग और जागरूक हो रहे थे इस चीज के बारे में, और इससे वो जुड़ते जा रहे थे। और लोग अगर जुड़ते जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो आपको पता है वो जो क्रांतिकारी जो संगठन, कोई भी संगठन हो, वो व्यापक हो जाता है, और जो अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग अपना लड़ाई लड़ रहे थे, वो और मजबूती से लड़ पा रहे थे, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें, इस संस्था द्वारा प्रकाशित
युगांतर नामक पत्रिका ने क्रांति का संदेश घर घर पहुंचाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा पत्रिका? युगांतर। युगांतर पत्रिका किसके द्वारा छपवाया गया? तो अंडरलाइन करेंगे, युगांतर नामक पत्रिका। तो युगांतर नामक पत्रिका कौन सी समिति निकाली? अनुशीलन समिति। ठीक है, तो युगांतर नामक पत्रिका ने क्रांति का संदेश घर घर पहुंचाया। युगांतर के अतिरिक्त भवानी मंदिर, वर्तमान रणनीति, मुक्ति कौन पथे आदि पुस्तकों ने भी क्रांतिकारी विचारधाराओं को प्रचारित किया। तो उसके अलावा और भी कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट जो छपती थी रेवोल्यूशन को पूरे देश में फैलाने के लिए, उसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, आप इसको याद कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ें तो इन गतिविधियों, जो भी ये क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, उसमें और क्या क्या आगे हुआ हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गईं। पूर्व बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर बैमफील्ड फुलर की हत्या का काम प्रफुल्ल चाकी ने किया। अंडरलाइन। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी किसकी हत्या करते हैं? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बैमफील्ड फुलर, ठीक है, बी फुलर की हत्या कर देते हैं। कौन? प्रफुल्ल चाकी। किंतु यह काम पूरा नहीं हो सका, इनको सौंपा गया था, हत्या की नहीं, सौंपा गया था हत्या करने के लिए, चूक गए थे, ये नहीं कर पाए थे। 1907 ईस्वी में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की ट्रेन को मेदिनीपुर के पास उड़ा देने का था तथा 1908 ईस्वी में चंद्रनगर के मेयर को बम द्वारा मारने की योजना बनाई गई। अब देखिए, सिर्फ उड़ा दो, मार दो और फोड़ दो सबको, यही काम सिर्फ चल रहा था बंगाल में। आप पढ़ेंगे यहां से तो आपको वही दिखेगा। तो प्रफुल्ल चाकी को सौंपा गया था उड़ा देने के लिए, किसको? तो जो गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर बी फुलर, उनको, लेकिन वो चूक गए। 1907 ईस्वी में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की ट्रेन थी उनको मेदिनीपुर के पास उड़ा देने का फैसला हुआ था तथा 1908 में चंद्रनगर के मेयर को बम द्वारा मारने की योजना बनाई गई थी। आगे आप देखेंगे 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जिला जज किंगफोर्ड पर बम से प्रहार किया, परंतु वो बच निकला। तो अभी तक सिर्फ सब बच के निकल ही रहे हैं। तो कौन कौन यहां पर भाग लेते हैं? तो 1908 का आप डेट याद रखेंगे, कौन कौन? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के जिला जज किंगफोर्ड पर बम से प्रहार किया, लेकिन वो बच के भाग निकलते हैं। खुदीराम को इस अपराध के लिए फांसी की सजा हुई। और आपको पता है खुदीराम ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे कम एज के व्यक्ति थे जिनको इस देश में फांसी हुई है। शायद वो 18 या 19 साल के थे जब उनको फांसी हुई थी खुदीराम बोस को, इतने कम एज के थे। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो खुदीराम को फांसी की सजा हुई, परंतु पकड़े जाने पर चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और प्रफुल्ल चाकी को पकड़ लिया गया था। तो पकड़ने पर वो क्या किया? अपने आप को गोली मारकर अपना जान दे दिए। आगे अगर हम लोग देखें, इसके बाद कलकत्ता में आतंकवादियों के ठिकानों पर छापा मारकर, जो भी क्रांतिकारी थे उनके ठिकानों पर छापा मारकर अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो सब जगह अब छापामारी चल रहा था अंग्रेजों के द्वारा और जितने भी लोग इन क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त थे सबको गिरफ्तार करके या तो जेल या तो फांसी की सजा उनके अपराध के हिसाब से दिया जाने लगा था। आगे अगर हम लोग देखें, इसके बाद कलकत्ता में, ये हम लोग देख लिए, और अलीपुर की अदालत में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। तो सबको पकड़ के उन पर क्या चलाया गया? राजद्रोह मतलब देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जो अलीपुर षड्यंत्र के नाम से विख्यात हुआ। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, आप इसको लिख लीजिए, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी भी आप इसको बोल सकते हैं, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र के नाम से विख्यात है। इसमें एक क्रांतिकारी नरेंद्रनाथ गोसाई सरकारी मुखबिर बन गया। लीजिए, ठीक है, अब इसमें कोई आपका दल वाला ही आपसे गद्दारी कर दे तो आप बच नहीं सकते हैं। फलस्वरूप कन्हैया लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने उसे जेल में ही गोली मार दी।
तो नरेंद्र नाथ गोसाई की हत्या कर देते हैं कौन? कन्हैया लाल दत्त और सत्येंद्र बोस उनकी हत्या कर देते हैं जेल में, क्योंकि वो सरकार का मुखबिर थे। इस मुकदमे से संबंधित सरकारी वकील और डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट की भी हत्या कर दी गई। ठीक है, बहुत सारा हत्या हुआ है इस केस के विरुद्ध। तो आप देखेंगे तो इस मुकदमे से संबंधित जो भी सरकारी वकील बने थे और जो डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट थे उनकी भी हत्या कर दी जाती है। इस षड्यंत्र के अनेक व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई। ठीक है, देना ही था, सिर्फ हत्या चल रहा था। तो 1910 ईस्वी में हावड़ा षड्यंत्र एवं ढाका षड्यंत्र हुआ। बारिसाल में भी आतंकवादी कार्य हुआ। तो ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, आप चाहें तो अपना नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बारिसाल में भी आतंकवादी कार्य हुए, अनेक क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ा दिए गए, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया और अनेकों को फांसी दे दी गई, अनेकों को काला पानी दिया गया, अनेकों को निर्वासित कर दिया गया, देश निकाला कर दिया गया। इन दमनात्मक कार्रवाइयों से क्रांतिकारी जो संगठन थे वो क्या होने लगेंगे? अब आपके टीम में से मान लीजिए 10 लोग हैं, 5 लोग को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, तो आपका टीम मजबूत रहेगा? नहीं। तो क्या हो रहा था, जो सरकारी जो क्रांतिकारी संगठन थे वो सरकार द्वारा जो दमनात्मक कार्रवाई हो रही थी उससे क्या होने लगे? उससे टूटने लगे। ठीक है, भारत के अन्य भागों में क्रांतिकारी गतिविधियां, अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो लोग तो मेन था, हम लोग इतना भी देखें, और भी अन्य भाग में चली है क्रांतिकारी गतिविधियां, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या क्या भारत के अन्य भागों में क्रांतिकारी गतिविधियां चली हैं? तो देश के अन्य भागों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। तो जैसे आगे हम लोग देखेंगे, अभी मद्रास में इसका संचालन बिपिन चंद्र पाल ने किया। तो मद्रास में भी चल रहा था क्रांतिकारी संगठन, जिसका संचालन, जिसका हेड कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। उनके विचारों से प्रभावित होकर अनेक व्यक्ति इस आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है, तो ये चल कहाँ रहा था? साउथ में, मद्रास में। 1911 ईस्वी में तिरुनेलवेली के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर एस को रेलवे स्टेशन पर ही गोली मार दी गई। ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सब अन्य जो क्रांतिकारी थे वो अपना अपना काम कर रहे थे अन्य जगह पर, तो इस सब चीज को आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नीलकंठ अय्यर और वीवीएस अय्यर ने मद्रास में आतंकवादी कार्यों को बढ़ावा दिया। राजस्थान में आतंकवाद फैलाने में मुख्य भूमिका अर्जुन लाल सेठी, बरहत केसरी सिंह और राव गोपाल सिंह ने निभाई। ठीक है, तो यहां पर मद्रास में और कौन क्रांतिकारी इसमें संलिप्त थे? तो नीलकंठ अय्यर और वीवीएस अय्यर। ठीक है, राजस्थान में कौन? तो अर्जुन लाल, केसरी सिंह और गोपाल सिंह। ठीक है, तो नाम आपको याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना आप आंसर में सब लिख पाएंगे आपका मार्क्स बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, प्रताप सिंह ने अजमेर में क्रांति की ज्वाला जलाई रखी। मध्य प्रदेश में कौन लोग संलिप्त थे? तो मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी अमरावती के गणेश श्री कृष्ण। ठीक है, गणेश श्री कृष्ण खापर्डे। संयुक्त प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश, आगरा एवं अवध के क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बनारस बना। अंडरलाइन कर लेंगे इस बात को। तो संयुक्त प्रदेश, आगरा और अवध मतलब अयोध्या जो अभी उत्तर प्रदेश में ही है, उसका हेड कौन बना? तो उसका जो मुख्य आपका बिंदु था वो क्या था? बनारस था। सुंदरलाल द्वारा प्रकाशित स्वराज्य और कर्मयोगी क्रांतिकारी भावनाओं का प्रचार कर रहे थे। ठीक है, बिहार में पटना, देवघर, दुमका आदि जगहों में क्रांतिकारियों की गतिविधियां तेजी से फैली। ठीक है, इस चीज को भी अंडरलाइन करेंगे आप। बिहार में कौन? पटना। झारखंड में कौन? दुमका। ये सब जगह, देवघर, ये सब जगह क्रांतिकारी गतिविधियां तेजी से फैल रही थी। पटना में बीएन कॉलेज और पटना लॉ कॉलेज के अध्यापक भी इस चीज में जुड़े हुए थे। कामाख्या नाथ मित्र और सुधीर कुमार सिंह, पुनीत लाल, बाबू मंगलचरण इत्यादि इस गतिविधियों को अपना सक्रिय सहयोग दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध जो भी हो पा रहा था इनसे वो ये लोग कर रहे थे। तो ये कुछ आपके पहले विश्व युद्ध से पहले के जितने भी क्रांतिकारी संगठन थे उस पर मैंने आज चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो विश्व युद्ध के बाद मतलब खास करके भगत सिंह
उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि उन लोग कैसे अंग्रेजों का नाक में दम किए हुए थे। वो हो गए चंद्रशेखर आजाद हो गए, और आपके राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, ठीक है। तो ये टोटल लोगों पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड जय हिंद।